नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार एक बार फिर से आप सबके लिए CUC 18 में पूछे गए फिजिक्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न था वो था अ मेसन इज शॉट विथ कांस्टेंट स्पीड 5.0 into 10 power 6 meter per second in an electric field which produces on the meson an acceleration of 1.25 into 10 power 14 meter per second square directed opposite to the initial velocity. How far does the meson travel before coming to the rest? So our options are A, B, C and D. Let me solve this. Okay, so okay, तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मेसॉन्स कोई पार्टिकल है, इसको 5 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया जो इसको डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है जो इसको डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इसको रोक रहा है, रिटार्ड कर रहा है। और उस एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 पर पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि ये कितनी देर चलने के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग वर्क एनर्जी से अगर सॉल्व करें तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहां से लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क विच इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी बाय फोर्स। तो यहां से अगर आप देखिए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² पार्टिकल का, और फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास मास कैंसिल, और v का वैल्यू पता है और a का वैल्यू पता है। तो अगर हम इसमें दोनों का वैल्यू रख दें तो 5 इंटू 10 पर पावर 6 इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइड करेंगे एक्सेलरेशन से 1.25 इंटू 10 पर पावर 14 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायरिंग वगैरह सब चीज करेंगे। तो हमको यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, कितना दूरी तय करेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 1/10 मीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर है बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म चेन is held on a frictionless table with 1/5 of its length hanging over the edge. If the chain has a length L and mass m, how much work is required to pull the hanging part back on the table? तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसको फिगर समझते हैं। तो जैसे कोई मान लीजिए एक यहाँ पे हमारा टेबल है, ठीक है, यहाँ पे एक चेन रखा हुआ है, इसका 1/5 पार्ट, ठीक है। अगर ये चेन का लेंथ अगर L है, ठीक है, तो इसका L/5 पार्ट इधर नीचे गिरा हुआ है, इसको हमको वापस खींच के लाना है। तो इस वापस खींचने में इसको हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो लेंथ ऑफ हमारा चेन है, ठीक है, लेंथ ऑफ चेन इसको L मान लेते हैं, दिया भी हुआ है। और मास, टोटल मास जो हो जाएगा, मास ऑफ चेन वो हो जाएगा सपोज m kg, ठीक है। और अगर हम लीनियर डेंसिटी की बात करें तो लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जो भी अगर हम लीनियर मतलब सिर्फ वन डायरेक्शनल की बात करें तो हो जाएगा m/r²,
L। तो यहाँ से अगर हम एक छोटा सा सेक्शन क्रॉस सेक्शन कट करें तो ये dm हमको मास देगा, ठीक है, क्योंकि पूरे का मास m है, तो छोटे को अगर हम क्रॉस करते हैं तो dm हो जाएगा। और ये जो छोटा क्रॉस किए हैं वो कितने के बराबर है, dx के बराबर सपोज, और इस टोटल को इंटीग्रेट करेंगे तो L हो जाएगा, है ना। छोटा सा अगर कोई मास वहां से कट करते हैं तो वो dx है, dm है, और उसका लेंथ dx है, तो टोटल दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास m हो जाएगा और टोटल लेंथ L हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि dm इक्वल टू रो, क्योंकि डेंसिटी तो नहीं बदलेगी, रो dx, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है कि हम जैसा जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है mgh, ठीक है। तो यहाँ पर g कांस्टेंट है, तो g को हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, और h यही तो x हमने छोटा माना है पार्ट, यानी कि x है, और मास जो है वो dm है, ठीक है। और लेंथ को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कितना, 0 से L/5 तक, क्योंकि ये अगर 0 है और ये L/5 है, ठीक है। तो इतना दूर तक अगर हम इंटीग्रेट कर ले तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल है, डीएम का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख लेंगे, ठीक है। तो g इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L/5 x, और dm का वैल्यू रो dx। अब रो कांस्टेंट है तो इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, तो रो g और x का इंटीग्रेशन dx के साथ करेंगे तो हो जाएगा x² 2, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू L/5। तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करें, रो g L² 25/2, और ये तो 0 हो जाएगा तो -0 यहाँ पे, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं -0, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा रो g L²/50, ठीक है। और यहाँ से हम लोग g की वैल्यू डाल सकते हैं, g की वैल्यू रो की वैल्यू m/l। अगर हम लोग यहाँ से रो की वैल्यू m/l डाल दे तो mg L² और 50, तो L और L कैंसिल, तो mg L/50, जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा mg L/50। तो इसमें डी जो ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि the electric potential in a region of a space is given by V 5x minus 7x square y plus 8y square plus 16yz minus 4z volt. The y component of electric field at the point 2 4 minus 3 is। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शंस ये है। तो इसको देखिए, सिंपली क्या करेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो है 5x minus 7x square y प्लस 8y² प्लस 16yz माइनस 4z। तो हमको y डायरेक्शन में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dB बाई, अगर y डायरेक्शन में है तो dy, ठीक है। ओके, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे y के टर्म में, ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से ले लेते हैं, फिर यहाँ से बनाते हैं तो dy, तो ये हो जाएगा -7x², फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस 16y प्लस 16z, ठीक है। तो ये ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं x, y और z का, जो कि दिया हुआ है 2 4 और -3। अगर इन सब का हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो माइनस, ये माइनस और ठीक है, तो -7 इंटू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -7 4 जा 28 प्लस 64 -48,
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 12 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सॉरी करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मैं इसको एडिट कर देता हूं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड ऑफ 500 meter per second passes through a block wood of mass 1 kg initially at rest on frictionless surface. The bullet comes out of block with a speed of 200 meter per second. The final speed of the block is। तो हमारा ऑप्शंस है। तो इस ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg। ठीक है, एक बुलेट आ रहा है इधर से। कितना स्पीड है इसका? इसका स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड। इससे इंटर होते हुए, अब जब ये इंटर होगा तो कुछ अपना मोमेंटम इस वुड पे भी इम्पार्ट कर चुका होगा, यानी कि ये भी कुछ v1 वेलोसिटी में आ गया होगा। पहले इसका वेलोसिटी 0 था, और प्लस बुलेट, इसका जो वेलोसिटी हो गया बुलेट का जो जा रहा था, सपोज इसको हम v2 से लिखते हैं, तो ये हो जा रहा है हमारा 200 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो पहला मास ऑफ बुलेट टाइम्स वेलोसिटी प्लस मास ऑफ वुडन ब्लॉक इनटू वेलोसिटी, तो ये 0 है, स्टार्टिंग में 0 है। और दूसरा मास ऑफ वुडन ब्लॉक टाइम्स v1 प्लस मास ऑफ बुलेट टाइम वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबका हम वैल्यू अगर रख देते हैं, तो मास है 10 ग्राम, तो इसको हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि केजी में, तो 10⁻⁻3 ये 0 हो जाएगा टर्म। और m का वैल्यू है 1 kg, तो 1 इंटू v1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि m की जगह लिखा है मैंने। और m 10 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे मैंने इसका वेलोसिटी लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम v1 निकालें तो वो हो जाएगा 500। ओके, ये 10 से मल्टीप्लाइड है, तो ये 5000 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस यहाँ पे ये 200 हो जा रहा है। ठीक है, सॉरी 200 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2000 लिख देता हूँ। 2 इंटू 10 2000, और कॉमन ले लेता हूँ 10⁻⁻3। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सिंपली ये 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब आते हैं फिफ्थ प्रश्न, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो एलिमेंट from which group of periodic table is to be doped to intrinsic silicon to make p type। तो p टाइप में आपको पता होगा कि सिलिकन में हम लोग एल्युमिनियम, गैलियम या फिर इंडियम डॉप करते हैं उसको p टाइप बनाने के लिए। तो और वो किस ग्रुप का होता है? तो वो थर्ड ग्रुप का होता है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ इज। तो सिंपल ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ 2d sin थीटा होता है। इसमें भी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसका प्रूफ है सिंपल, बट मैं वो अभी नहीं करने वाला हूँ। बहुत सिंपल प्रूफ है। तो 2d sin थीटा, पाथ लेंथ जो होना चाहिए वो n लैम्डा के अगर बराबर होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो वहां से ये सारा रिजल्ट आया है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक गैसेस। इसको भी लोग याद ही रखते हैं कि डायटोमिक गैस का जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है वो एक्चुअली 1.4 होता है। और
उसका रेशियो हम लोग लिखते हैं CP/CV, ठीक है। तो वो हो जाएगा, CP का वैल्यू होता है फॉर डायटोमिक 7R/2 और CB होता है 5R/2। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 1.4 आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब चलते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन एथलीट कंज्यूम्स 4000 किलो कैलोरीज पर डे थ्रू हिज डाइट, हिज पावर इन वॉट इज। तो एक दिन में ये 4000 किलो कैलोरी कंज्यूम करता है, ठीक है, खाने के माध्यम से। तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम 4000 किलो कैलोरी की बात करें तो ये इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 4.2 इंटू 4000 इंटू 10⁻³ फॉर किलो कैलोरी। यहाँ पे किलो कैलोरी है, इसके लिए मैंने ये यूज किया है। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 168 इंटू 10⁻5 जूल, ठीक है। अब जूल को हमको वाट में चेंज करना है, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना। तो ये हो गया एनर्जी, और हमको पूछ रहा है पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन, तो हमको ये एनर्जी पता चल गया। अब टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये एक दिन का दिया हुआ है डाइट, हमको एक सेकंड का निकालना पड़ेगा। तो एक डेज में कितने सेकंड होते हैं, तो 24 इंटू 60 अगर ये हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 86400 सेकंड। तो यहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं J/T करके, जूल बाई सेकंड, ठीक है। तो 168 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 86400, जो कि इक्विवेलेंट हो जाएगा 193.5 वाट के, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ E1 एंड E2 आर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द पेरेंट न्यूक्लियाई एंड इट्स डाउटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा वो ये कि E2 should be greater than E1 because after decay the daughter nuclei will more stable। जो डाउटर न्यूक्लियाई है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, मोर स्टेबल देन पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसलिए E2 ग्रेटर देन E1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है आइडियल गैस यूज्ड इन कार्नोट इंजन हैज एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो 32, इट्स स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा इज 1.4। अभी हमने देखा पिछले प्रश्न में कि ये जो गामा दिया था स्पेसिफिक रेशियो वो डायटोमिक का दिया है 1.4, ठीक है। तो द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज, तो हमारे ऑप्शंस ये हैं। तो सिंपल हम लोग इफिशियंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं ईटा से, जो कि होता है 1/T2 माइनस T1, ठीक है। तो हमको यहाँ से ईटा फाइंड आउट करना है, ओके, और T1 T2 का रेशियो फाइंड आउट करना है एक्चुअली यहाँ पे पुट करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और प्रोसेस है हमारा एडियाबेटिक। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस जो पीबी गामा -1 वो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, एडियाबेटिक के लिए। तो कांस्टेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सॉरी, टीवी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट।
तो T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो यहां से हम T1 लिख सकते हैं T2 V2 बाई V1 और गामा माइनस 1। तो ये जो आप देख रहे हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो जो है वो यही है V2 बाई V1, ठीक है, यह है V2 बाई V1। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे T2 और ये 32 और इसका वैल्यू दिया है गामा का 1.4, तो ये 1.4 माइनस 1 और 32 को अगर 2 के पावर के फॉर्म में लिखें तो 2 का पावर 5 हो जाएगा और ये 1.4 बचेगा। तो 0.4 को हम लोग 4/10 लिख देते हैं, तो पावर 5 और ये 2 कट जाएगा, 2 2 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम T1 बाई T2 अगर हम करें T1 बाई T2 तो वो हो जाएगा 4 और इसका रेसिप्रोकल ले लें T2 बाई T1 तो हो जाएगा 1/4। अब इस 1/4 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा इफिशियंसी निकल जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है। लाइट प्रोपेगेट्स इन ऑप्टिकल फाइबर विथ ऑप्टिकल फिनोमेना ऑफ, सिंपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 12th नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरफेस ऑफ ए मेटल इज इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ 400 nanometer wavelength. The kinetic energy of ejected photoelectron is found to be 1.69 electron volt. The work function of metal is, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे ये। तो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन्स इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, ठीक है। फाई हमारा जो वर्क फंक्शन है इसी को हमको निकालना है, तो हम लोग इसको राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस के ई। एच न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है तो ये सी बाई लैम्डा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। और एच सी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो 1240 होता है बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। तो अगर नैनोमीटर में रखते हैं तो ये वैल्यू हम लोग लिखते हैं और डिवाइडेड बाई 400 माइनस काइनेटिक एनर्जी है 1.69। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3.1 माइनस 1.69 विच इज इक्वल टू 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा ये जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई जे, ठीक है। तो आई जे मीटर पर सेकेंड एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर वेक्टोरिकल फॉर्म में सिंपली लिख दे तो u है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए एक्सेलरेशन आई कैप प्लस 3 जे कैप और टाइम 1 सेकेंड है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वही रह जाएगा। और इसको अब हम लोग जोड़ देते हैं, i प्लस आई हो जाएगा हमारा 2i कैप और सॉरी यहाँ पर ये माइनस है क्वेश्चन में, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 जे कैप, ओके। तो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें v मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
4 + 4 √8 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है bomb of mass 16 kg at rest explodes into two pieces of masses of 4 kg and 12 kg. The velocity of 12 kg mass is 4 meter per second. The kinetic energy of 4 kg mass is। तो सिंपल है, इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन हैं ये। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में बम रेस्ट में है, फिर m1 v1 यानी कि दो पार्टों में फट रहा है, m2 v2। तो m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। ये माइनस साइन उसका डायरेक्शन बता रहा है कि अगर एक इस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा। ठीक है, ये दो डायरेक्शन हो जाएंगे, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। माइनस साइन बस यही सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे। और बाकी सबका वैल्यू पता है हमें। तो पीस ऑफ 4 kg एंड 12 kg। तो सपोज 12 kg, तो 12 kg वाला जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो दूसरा वाला जो हो जाएगा वो 4 kg मास का है। तो यहाँ से हम इसका v निकाल सकते हैं। तो सिंपल इसका v हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका हमको काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। m पता ही है, m है 4। ठीक है, और इसका वेलोसिटी 12 और हाफ mv²। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 288 जूल। ठीक है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब फिलामेंट इज 100 ohm at a temperature of 100 degree centigrade. If its temperature coefficient of resistance is 0.005 per degree centigrade, its resistance will become 200 ohm at a temperature of। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस है और इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको R नॉट, यहाँ से हम लोग R नॉट ले लेंगे जो कि है हमारा 100 ओम और R जो है वो 200 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। और ये डेल्टा टी क्या है? T2 माइनस T1 है। डेल्टा टी जो है वो T2 माइनस T1 है। तो R की वैल्यू हो जाएगी 100, R की वैल्यू 200, R नोट की वैल्यू 100, 1 प्लस 0.005 और डेल्टा 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा T2 माइनस 100। T2 निकालना है यहाँ से। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 0.005 T2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो T2 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.5/5। तो ये कटेगा 0.3 टाइम्स। और ठीक है, इंटू 100 भी होगा, इंटू 1000 भी होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। इसको इधर लेके जाइए, फिर इसको इधर, और ये 5 को अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है the magnetic flux linked with a coil at any instant t is given by phi t square minus 10t plus 50 Weber
द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शंस है, ओके करेक्ट ऑप्शंस पहले आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है। तो देखते हैं कैसे। तो फाइव इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50, ठीक है। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस 2t माइनस 10 हो जाएगा। और ईएमएफ कब पूछ रहा है, टी 2 सेकेंड पर। तो ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसमें 2 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस 6 आएगा, और बाहर एक माइनस है तो प्लस 6, तो 6 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट एंड 100 watt. The power consumed by it when operated on 100 volt will be. तो ओके पहले करेक्ट ऑप्शंस आ जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा ऑप्शंस बी राइट है। तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू वी आई होता है, तो इस केस से हम लोग I निकाल सकते हैं, पहले वाले केस के लिए V बाई P, सॉरी P बाई V। तो 100 बाई 200, तो ये हो जाएगा 1/2 एम्पियर, ठीक है। व्हेन वोल्टेज अप्लाइड इज 100, व्हेन वोल्टेज अप्लाइड इज 100 वोल्ट, तब क्या होगा, तब हम लोग यहाँ से P लिखेंगे वी आई, तो V हमारा 100 है और I कितना है 1/2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 50 वॉट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। तो कैसे बी है, हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन को बोलते हैं, ठीक है। ओके और हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं 273 केल्विन। तो केल्विन को 0 आना है, यानी कि सेंटीग्रेड माइनस में जाएगा, और ये माइनस 273 सेंटीग्रेड जब होगा तब 0 केल्विन पहुंचेगा, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये सिंपल सा है, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम इज जूल, नो नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। ओके अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड 4 meters फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन पर कूलम। इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 2 meters द फील्ड इंटेंसिटी विल बी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं I1 इक्वल टू लिखेंगे 1/r1 का स्क्वायर, और I2 करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये R2 ऊपर चला जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। बस इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एक है हमारा R2 2 है और R1 4 है, इसका स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा ये, तो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। और I1 हमको पता है कितना दिया है 200 न्यूटन पर कूलम, और हमको यहाँ से I2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम I2 फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 800 न्यूटन कूलम, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये कह रहा है when 4 volt EMF is applied across 1 farad capacitor it will store energy of, वेरी सिंपल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। तो देखिए कैसे होता है, तो C इक्वल टू हमारा दिया है 1 फैराड, ठीक है, और V इक्वल टू 4 वोल्ट।
और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में होता है हाफ CV²। तो हाफ ये 1 दिया है 1 फैराड इंटू V², तो V है हमारा 4, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8, तो 8 जूल। ठीक है, सो 8 जूल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड। सिंपल सी बात है, ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरी 100 एम्पियर करंट। ठीक है, तो इसका भी पहले ऑप्शन आएगा, फिर पहले सही आंसर दिखाएगा, फिर ऑप्शन आएगा, तो चलिए कोई बात नहीं। तो पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है। ठीक है, तो करंट पास हो रहा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे भी जनरेट होगा। ठीक है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, जो इसमें करंट जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो जो एल का डायरेक्शन है वो बी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके, अब हमको यहां से निकालना है कि इस वायर पे ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, सो फोर्स experienced by I2 due to magnetic field produced by I1। ओके, सपोज इसको हम लिखते हैं F I2 से, तो ये होता है I L क्रॉस B, और L क्रॉस B एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये 1 हो जाएगा, तो हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं ILB। ठीक है, ओके, और हमको पूछ रहा है पर यूनिट फोर्स, तो पर यूनिट फोर्स निकालने के लिए हमको L से डिवाइड करना पड़ेगा। I2 पर यूनिट लेंथ, यानी कि ILB डिवाइडेड बाई L, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IB। अब हमको I का वैल्यू पता है, बट B निकालना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बन रहा है। तो B का सिंपल होता है कि B इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है, बाई 2 पाई D। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमको F2 पर यूनिट लेंथ पता चल जाएगा, I इंटू, सॉरी, ये I1 की वजह से है और ये I2 की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे I2 तो I1 I2 B, सॉरी, I1 I2 म्यू नॉट बाई 2 पाई D। ठीक है, तो इसमें हम सबका वैल्यू अगर हम पुट कर दें 100 इंटू 100 इंटू 4 पाई 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और D यहाँ पे सेपरेशन देखिए 20 मिलीमीटर है, तो इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 मिलीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 20 इंटू 10⁻⁻3। अब ये सारा ऐसा यूनिट में हो गया, और इस सबको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा 1/10 और 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A 2 meter long conductor moves at right angle to a magnetic field of flux density 1 Tesla with a velocity of 12.5 meter per second. The induced EMF of conductor will be। ठीक है, तो इसमें पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 24, तो EMF जनरेटेड जो होता है वो होता है VBL। ये सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं।
but no need to derive here, only need to remember the formula. तो VBL, तो V है हमारा 12.5, B है 1 टेस्ला और वेलोसिटी है 2 मीटर, ओके, L है 2 मीटर, ठीक है। और ये सारे ऐसा यूनिट में है तो हमको यूनिट कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं है। ये 12.5 इंटू 2 हो जाएगा 25 वोल्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है एज पर बोर मॉडल the minimum energy in electron volt required to remove the electron from ground state of doubly ionized lithium ion Z equal to 3 is, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। फॉर लिथियम Z इक्वल टू 3, ठीक है, और E इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, जेड स्क्वायर इंटू 13.6, और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एन स्क्वायर अप टू N1 N2, और N2 जो यहाँ पे है वो इन्फिनिटी है क्योंकि हमको निकाल ही देना है बाहर। तो जेड 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 13.6, और ये फर्स्ट यानी कि ग्राउंड स्टेट से, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और ये 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 वैल्यू दे देगा, और इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आएगा 122.4, 122.4। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब for more videos based on CUCT and BHU. I am also going to prepare some questions asked in BHU, question sets asked in BHU. So please support us. Please subscribe our channel and like and share this video to others, to your friends who are preparing for CUCT or BHU examinations. Okay, thank you very much. We will meet in next video. Thank you.